हेलो नमस्कार दोस्तों, यूपी आर्मिनल की नोटिफिकेशन लेकर हम आप सभी के बीच उपस्थित हो चुके हैं। आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका इंतजार हर विद्यार्थी को था। तो दोस्तों तैयार हो जाइए इस नोटिफिकेशन का A to Z इंफॉर्मेशन सुनने के लिए। दोस्तों हर पॉइंट को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, इसके लिए आप तैयार रहिए। देखिए ये वैकेंसी है यूपी पीसीएल TG2 की, यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन कंपनी की है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा है, पोस्ट के बारे में बताया है। देखिएगा सबसे पहला इन्होंने क्या कहा है कि जो पद का नाम देंगे, सिलेक्शन के बाद जो पद का नाम देंगे वो तकनीशियन यानी कि टेक्नीशियन का पोस्ट आपको वहां पे मिलने वाला है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो टोटल पोस्ट है दोस्तों, वो टोटल पोस्ट होगा 891 यानी कि 891 पोस्ट होगा। अब इसमें देखिए बखूबी से इन्होंने पोस्ट निकाला है, बहुत ही दोस्तों ध्यान से। ये देखिए ओबीसी के लिए है पोस्ट, ओबीसी के लिए है बखूबी 241 पोस्ट, और जो एससी कैटेगरी के हैं उनके लिए 187, और एसटी के लिए है वो है 17, ईडब्ल्यूएस उनके लिए है 89 को, है ना। यानी कि टोटल पोस्ट ये आता है 534 पोस्ट। अब ध्यान देना दोस्तों, इन्होंने 534 पोस्ट में क्या गेम रचा है वो सुनना। देखिए जो ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस है, इसमें अदर स्टेट यानी कि ये वैकेंसी कहाँ की है, यूपी की है। तो इन्होंने दोस्तों क्या कहा कि कंपनी हमारे स्टेट की है। ठीक है भैया, कंपनी आपके स्टेट की है तो आप अपने स्टूडेंट को प्राथमिकता दीजिए, हमको नहीं देंगे तो कोई बात नहीं है। अरे हमारे अंदर इतनी आग है, हमारी तैयारी इतनी जबरदस्त है कि आप बस हमें जगह दे दो, हम बता देंगे कि हम आपकी कंपनी में काम करने लायक हैं, हम आपकी कंपनी के एम्प्लॉय बनने लायक हैं या नहीं है, आप हमें सिर्फ एक मौका दीजिए। वो मौका दिया है इन्होंने अनरिजर्वेशन में। कोई बात नहीं, अब सुनना यहां से कि ये जो पोस्ट है ना, इस पोस्ट में तो अदर स्टेट का कोई भी विद्यार्थी एंट्री नहीं कर सकता, इसमें इन्होंने बैरिकेड लगा दिया है। लेकिन अगर आप यूपी के नहीं हैं, मध्य प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, महाराष्ट्र के हैं, यानी कि यूपी के अलावा जितने भी स्टेट के स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे अनरिजर्व में फाइट करेंगे। उनको किसी भी प्रकार का कोई सेवा नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें दोस्तों कोई भी स्टूडेंट एंट्री नहीं कर सकता अदर स्टेट का। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में कोई सामान्य कैटेगरी का स्टूडेंट नहीं होगा? होगा बिल्कुल। तो क्या वो तो इसमें तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता, तो वो फॉर्म अप्लाई किस में करेगा, वो तो अनरिजर्व में भी काउंट होगा। यानी कि अनरिजर्व उस स्टेट के भी काउंट किए जाएंगे जिस स्टेट की वैकेंसी है, और अदर स्टेट के भी काउंट किए जाएंगे। तो ये दोस्तों जो पोस्ट है ना, उसके हिसाब से बहुत कम पोस्ट है। ठीक, तो ये पोस्ट दोस्तों उनके लिए है जो केवल यूपी के हैं। अगर आप यूपी के अलावा आपके पास बेशक आप अपने स्टेट में एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, आपको बकायदा मिलता है वहां पे छूट, लेकिन आप यूपी में जाके दोस्तों किसी भी प्रकार की छूट की उम्मीद नहीं रखना है। कोई बात नहीं। अब देखना यहां से जो 357 पोस्ट है, सबसे अधिक दोस्तों हैवी कंपटीशन कहां होगा, हैवी कंपटीशन यही, यानी कि इस इंडिया के जितने भी तुर्रम खान हैं वो सारे के सारे कहां आएंगे, वो आएंगे दोस्तों 357 पोस्ट में। यानी कि सबसे अधिक हैवी कंपटीशन और हाई लेवल का कंपटीशन कहां है, 357 में। अरे कोई बात नहीं यार, जब तक कंपटीशन खतरनाक नहीं होता तब तक मजा नहीं आता है एग्जाम में, है ना। एग्जाम में मजा तभी तो आता है जब हैवी से हैवी कंपटीशन हो, वरना एग्जाम की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। तो सुनने मेरी बात को, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, यहां पे देखिए, इन रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के पास सुरक्षित है। यानी कि इनको दोस्तों ये इनके पास अगर ये घटाना और बढ़ाना इस पोस्ट को चाहें तो ये घटा बढ़ा सकते हैं, है ना। इन्होंने ये लिख रखा है। अब देखिए नेक्स्ट इन्होंने क्या पॉइंट लिखा है कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड और फोटो युक्त पहचान पत्र होना जरूरी है। बीच में लिखा है अथवा, यानी कि दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया जो भी आपके पास पहचान पत्र है उसमें फोटो का होना बड़ा जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है कि आप आधार कार्ड ही लगाओ, कोई जरूरी नहीं है। जो भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वगैरह वगैरह जो भी हो आप लगा सकते हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखना, इन्होंने क्या कहा है
कि विज्ञप्ति पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन यानी कि सीबीटी 1 से अधिक पालियों या दिवसों में परीक्षा कराई जाएगी। अरे भैया ये तो जरूरी होता है। कहने का मतलब ये है कि टोटल पोस्ट कितना है 891। तो क्या 891 ही स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे? भैया इसका 20, 30, 50 गुना स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं। आप मान के चलिए कि 50,000 स्टूडेंटों ने फॉर्म अप्लाई किया, पोस्ट कितनी है 891, ठीक है। तो क्या कोई ऐसा सरकारी दफ्तर है जिसमें 50,000 स्टूडेंट की एक ही बार में परीक्षा लिया जा सकता है? नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। इसलिए पालियों या दिवसों में अलग अलग दिन एग्जाम हो सकते हैं, अलग अलग पाली में एग्जाम हो सकते हैं, मतलब कि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हो सकते हैं। क्लियर? ये है। अब देखना यहां पे क्या कहा गया है कि संलग्न वन के अनुसार नॉर्मलाइजेशन मेथड, ये जो नॉर्मलाइजेशन का गेम है ना दोस्तों, ये जरूरी भी होता है। मान के चलिए कि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ, किसी शिफ्ट में सिंपल प्रश्न आ गए, किसी शिफ्ट में बहुत कठिन प्रश्न आ गए, तो ऐसे में तो दिक्कत हो जाती है ना, क्योंकि देखिए मेहनत तो हर स्टूडेंट एक बराबर करता है एग्जाम के लिए, मान रहे हैं ना, हर विद्यार्थी एक बराबर एग्जाम करता है। वो यही सोचता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए किसी तरह से, इसलिए दोस्तों वो कोशिश करता है जो उसको करना चाहिए। अगर मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या है कि नॉर्मलाइजेशन इन्होंने बोल रखा है कि नॉर्मलाइजेशन हम देंगे और देना भी इनको चाहिए, जरूरी भी है। नेक्स्ट देखिएगा कि उक्त पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी को ही अनुमन्य है। ठीक है भैया, आपने शुरू में ही कह दिया, हमने मान लिया, हमें सिर्फ एक मौका आप दें, हम आपको साबित करके दिखा देंगे। और अन्य प्रदेशों के अनारक्षित वर्गों के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, हमें किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, फिर भी हम खुश हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है वेतन के बारे में। दोस्तों वेतन के बारे में जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पूरा गेम किस पे टिका है? वेतन पे ही टिका है ना। इतने मेहनत किए जा रहे हैं, रात भर जग के तैयारी की जा रही है, किसके लिए? बस वेतन के लिए। तो वेतन ही तो चाहिए। देखिए वेतन में इन्होंने क्या कहा है, 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 और रुपया दिया है 27,200 रुपया। कितना? 27,200 रुपया। ये न्यूनतम स्तर है। कितना न्यूनतम स्तर है? अब सुनना मेरी बात को, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट दोस्तों जब आपका सिलेक्शन होगा, और जरूर होगा आपका सिलेक्शन होने के बाद जब आपको क्या बोलते हैं उसको, ज्वाइनिंग लेटर जब आपके हाथ में आएगी, तो दोस्तों उसमें भी आपको पूरा लिखा रहेगा कि कौन से आयोग के अंतर्गत आपको वेतन मिलेगी और कौन सी लेवल में, कौन सी मैट्रिक्स में आपकी सैलरी दी जाएगी और कितनी सैलरी होगी, ये बात वहां पे भी लिखी होगी। अगला देखना कि अन्य भत्ते कारपोरेशन। भत्ते का मतलब होता है दोस्तों, जैसे हो गया देखिए परिवहन भत्ता और रूम किराया भत्ता, क्या किराया भत्ता, और हो गया देखिए जैसे शिक्षा का भत्ता मिलता है बच्चों को पढ़ने के लिए, शिक्षा भत्ता। यानी कि ये सारे भत्ता जुड़ के यहाँ क्या लिखा है, नियमानुसार देय होंगे, यानी सारे भत्ते को जोड़ के ये पैसे देंगे। और ये ना दोस्तों आपका 35 से 40 हजार, कितना? 35 से 40 हजार लगभग आपके अकाउंट में जाएगा। घबराने की कोई चिंता नहीं है। जितना आपने मेहनत किया है ना, वो सारा दोस्तों मेहनत आपका यहां मिलने वाला है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू यहां पे मिलेगी। ये चीज है वेतन के बारे में। और इन्होंने देखिए अर्हताएं के बारे में, अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं के बारे में क्या बोल रखा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान गणित विषयों में उत्तीर्ण होना जरूरी है। देखिए अदर स्टेट में तो जो भी हो, महाराष्ट्र बंगाल तरफ दोस्तों हमें नहीं पता, लेकिन हमारे यूपी और एमपी में एक सिस्टम है कि 10वीं अगर कोई स्टूडेंट पढ़ेगा तो उसमें हिंदी सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान और मैथ इतना सब्जेक्ट होना ही होना है। इसके बिना तो 10वीं हो ही नहीं सकता। यानी कि हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ और एक और रह गया विज्ञान यानी कि साइंस। ये 5 सब्जेक्ट होना तो कंपलसरी है, इसके बिना तो संभव ही नहीं है 10वीं। तो 10वीं हर स्टूडेंट, मुझे लगता है कि उसके हर स्टूडेंट में ये होगा,
है ना, कि हिंदी, सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ और विज्ञान ये सब्जेक्ट होंगे। तो दोस्तों ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, लिख दिया, क्लियर हो गया, हर चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ये है। और दूसरी बात कि नियमित छात्र के रूप में, नियमित छात्र के रूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने घर पे बैठ के और वहां पे पढ़ाई किया, स्कूल का पढ़ाई आपने घर पे ही बैठ के कर लिया, ये सिस्टम नहीं चलेगा। और दूसरी बात कि निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड द्विवर्षीय अखिल भारतीय का मतलब होता है एनसीवीटी अथवा राज्य व्यावसायिक एससीवीटी प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अब देखिए पोस्ट इन्होंने इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल दो चीज रखा है, क्या, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल। दूसरा पॉइंट इन्होंने एक नोट लिखा है, देखिए पढ़ते हैं इसको, दूरस्थ शिक्षा माध्यम से अथवा अनुभव के आधार पर। अब समझना मेरी बात को, यहां पे है आपका स्कूल, ये क्या है, स्कूल है आपका। इस स्कूल से दोस्तों 10 किलोमीटर दूरी पर आपका घर है। आपने स्कूल का शिक्षा अपने घर पे बैठ के ले लिया, ऐसे शिक्षा को क्या कहते हैं, संस्कृत बोर्ड। और दूसरा होता है ओपन बोर्ड। संस्कृत बोर्ड और ओपन बोर्ड नहीं चलेगा, इसको कहते हैं डिस्टेंस लर्निंग। आप संस्कृत बोर्ड में कभी स्कूल नहीं जाते हैं पढ़ने, ओपन बोर्ड में कभी नहीं जाते स्कूल पढ़ने, अपने घर से ही पढ़ते हैं, तो यह कहलाता है दूरस्थ शिक्षा। किधर गया, यह कहलाता है दूरस्थ शिक्षा, ठीक है। और अनुभव के आधार पर, अगर आपने बहुत बड़े प्लांट में ड्यूटी किया है, आपके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे भेल सेल कंपनी हो गया दोस्तों, NTPC हो गया, और ऐसे महान जो महारत्न मिनी रत्न कंपनी होते हैं, वहां पे आपने ITI के लेवल पे काम किया है, बड़ा अच्छा नॉलेज है आपको, बहुत अच्छी सर्टिफिकेट आपको वहां पे मिला है, जिसको क्या कहते हैं, अनुभव सर्टिफिकेट। लेकिन अनुभव सर्टिफिकेट ये काम नहीं करेगा, आपको बकायदा ITI सर्टिफिकेट चाहिए। इन्होंने बोला है ना कि अनुभव के आधार पर प्राप्त सर्टिफिकेट ये नहीं मान्य होगा, है ना, ये मान्य नहीं होंगे। क्लियर है, चलिए उम्मीद है दोस्तों हर पॉइंट आपको क्लियर होता होगा। वीडियो को लाइक भी करते हैं दोस्तों, और शेयर जरूर करें। शेयर आपको करना है, जैसे वीडियो ये टोटल खत्म हो जाए ना, उसके बाद आपको शेयर जरूर करना है। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला इन्होंने आयु के बारे में, कि आप 1/1/2022 यानी कि 1 जनवरी 2022 को आप 18 वर्ष के दोस्तों होना जरूरी है, और 40 वर्ष से अधिक ना हो। आप बेशक एक दिन कम हो, लेकिन आप फॉर्म अप्लाई करिए, ठीक है ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं, इन्होंने पूरा डेट लिख रखा है। अब यहां पे देखिए आयु में किसको छूट मिलेगी, चाहे वो अनुसूचित जाति SC हो, ST हो, OBC हो, या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, इन सभी को देखिए अधिकतम 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है ना, 5 वर्ष की ये छूट देने की इन्होंने बात कहा है। हर पॉइंट को इन्होंने दोस्तों बहुत अच्छी तरह से समझाया है। देखना नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखिए, यहां पे शुल्क के बारे में इन्होंने बताया है कि इनका शुल्क दोस्तों बहुत ही खतरनाक होता है। पहला है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मूल निवासी, यानी कि 826 रुपया जो फीस है ना, ये यूपी वालों के लिए है। हमें तो दोस्तों हमारी तो वैल्यू ही वहां डाउन है, पर कोई दिक्कत नहीं है। 1180 रुपए, यानी कि जो आपको सैलरी मिलेगी ना, जो सैलरी मिलेगी दोस्तों, उस सैलरी का एक दिन का पूरा ड्यूटी जब आप करेंगे तो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, यानी कि एक दिन वो आपको फोकट में ड्यूटी कराएंगे। चलिए ये रहा आपका 1180 रुपए फीस अगर आप अदर स्टेट से हैं, और 826 रुपये दोस्तों फीस है जो उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है ना, उनको प्राथमिकता सबसे अधिक दी जा रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमारे एमपी में भी कभी वैकेंसी आएगी, इसके अलावा अदर स्टेट में भी आएगी दोस्तों, ये हर स्टेट में ही लगभग हो रहा है। एमपी में आती है तो एमपी के स्टूडेंट को मिलता है प्राथमिकता, यूपी में आती है तो यूपी की मिलती है, बस बात खत्म है। नेक्स्ट देखिएगा, अब अगला इन्होंने कौन सा पॉइंट क्लियर किया है, यहां पे देखते हैं। यहां पे देखिए दोस्तों, इस पॉइंट को देखिए, यानी कि जो आपका एग्जाम है इसके बारे में इन्होंने कंसीडर किया है कि सीबीटी एग्जाम होगा और 2 भागों में होगा, है ना, शिफ्ट में होगा, और 2 भागों में, यानी कि पेपर जो सीबीटी एग्जाम होगा इसमें 2 पार्ट होंगे, 1 और 2, ठीक है, और 3 घंटे यानी कि 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। 90 मिनट का, 90 मिनट अगर दोस्तों है ना, तो आप यही मानिए कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 40 से 45 सेकंड का समय मिलेगा। इतने ही सेकंड में दोस्तों आपको प्रश्नों को हल करना होगा। ये 90 मिनट और 3 घंटे।
देखिए जो आपका सीबीटी एग्जाम होगा इसमें जो प्रथम भाग होंगे, इस प्रथम भाग में क्या है कि प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में NIELIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके तहत जो CCC है, इस कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित आपको एग्जाम देना होगा। कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं रखना है, किसी भी प्रकार की कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप जाइए, आप एग्जाम फॉर्म अप्लाई करिए, लेकिन CCC का नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। अब मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों जरूरी है। देखिए एक ना, जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप जाएंगे एक टेक्नीशियन के तौर पे, टेक्नीशियन पोस्ट आपका होगा, लेकिन आपको वहां मेंटेनेंस के डिपार्टमेंट में रखा जाएगा। तो मेंटेनेंस में भी दोस्तों एक पोस्ट, एक डिपार्टमेंट होता है R&D का। उसमें क्या होता है कि R&D दोस्तों ऐसा काम होता है ना, बहुत झमेला वाला काम होता है। उसमें आपको हर एक डाटा को नोट करके रखना होता है, एक्सेल में नोट करके रखना होता है कि कौन सा सामान आपको मंगाना है, कौन सा सामान स्टॉक में कितना बचा है, कौन से सामान खत्म होने वाली है। इस सब चीज का एक सूची बनाया जाता है और वो सूची एक्सेल में दोस्तों बनाई जाती है, आप किसी में भी बना सकते हैं। तो कंप्यूटर का नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। तो थोड़ा सा नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए, बेशक आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं। तो इन्होंने इसलिए प्राथमिकता दिया है CCC को कि CCC का नॉलेज होना आपको जरूरी है। और दोस्तों ये विकास देखिए कितना विकास हो चुका है, डिजिटल जमाना हो चुका है, तो नॉलेज तो जरूरी है कंप्यूटर का। तो इन्होंने बोला है कि 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, हर प्रश्न 1 नंबर का होगा और इसके गलत जवाब देने पर 1/4 यानी कि 0.25% निगेटिव मार्क भी है इसमें। अब देखना, ये जो CCC है ये प्रथम भाग में आपका एग्जाम होगा और इसमें टोटल 40%, किसका 40%, इस 50 नंबर का 40% आपको लाना होगा, जो कि इसका 20 नंबर होता है। 40% है ना, कितना, 20 नंबर। ये किसी भी प्रकार से सिलेक्शन में ऐड नहीं होगा ये नंबर आपका। और पास होना बड़ा जरूरी है, पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वालिफाइड नेचर है। अगर दोस्तों ये आप क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं, आप बेशक दूसरे वाले एग्जाम में कितना भी अच्छा क्यों ना करके आए हो, 200 में से 200 के नंबर का सही करके क्यों ना आए हो, लेकिन अगर आपने इसमें क्वालिफाइड नहीं किया ना, तो दोस्तों गई भैंस पानी में, फिर कुछ नहीं होगा, आगे आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी। आप ये समझिए कि जैसे शादी में दोस्तों रस्म के बिना शादी हो ही नहीं सकती, बस वही चीज यहाँ पे भी है। ये एक रस्म है, अगर इस रस्म को आप नहीं निभा पाए ना, तो आगे आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी, आप बेशक कितने ही अच्छे क्वेश्चन क्यों ना सॉल्व किए हो। तो इसको पास करना बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट है कि द्वितीय भाग में जो आपका एग्जाम होगा, द्वितीय पार्ट में, उसमें देखिए 1/4 अंक निगेटिव मार्क है। और यहां पे देखिए इन्होंने क्या बोला है, ये टोटल आपका सिलेबस दिया गया है। सामान्य अध्ययन एवं तार्किक यानी कि जीके प्लस रीजनिंग 20 प्रश्न होंगे 20 नंबर के, हिंदी होगा 20 प्रश्न होंगे 20 नंबर का, और इंग्लिश 15 नंबर के हैं ये सारे। और तकनीकी विषय ज्ञान यानी कि जो आपका ट्रेड है, आप जिस ट्रेड से फॉर्म अप्लाई करेंगे, जो आपका ट्रेड है उसमें से 150 क्वेश्चन और 150 नंबर के आएंगे, निगेटिव मार्क के साथ आएंगे, और टोटल है 200 क्वेश्चन। यानी कि आप इनमें से ना किसी भी पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इग्नोर करेंगे दोस्तों तो ये मुंहतोड़ जवाब देंगे आपको, इसलिए आप किसी भी पार्ट को आप हल्के में नहीं ले सकते। आपको एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को मुंहतोड़ जवाब देना है, प्रश्न आपको मुंहतोड़ जवाब ना देने पाए, इस प्रकार से आप तैयारी करके जाइए। दोस्तों आप अपना जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है ना इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, अपनी तैयारी में इतना वजन ले आइए कि इन प्रश्नों को परीक्षा हॉल में दोस्तों दौड़ा के सॉल्व कर सके, आप भगा के आप प्रश्नों को हल कर सके। इतना खतरनाक तैयारी करिए और हम हैं आपके साथ। हम उन प्रश्नों को लाके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे दोस्तों कि कौन से प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन से प्रश्न हैं जिनकी कोई औकात ही नहीं है, जो कभी पूछे ही नहीं जाते। तो वो प्रश्न को लाने की जिम्मेदारी हमारी है। और दोस्तों बेशक आप टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, हर पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर कराएंगे कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में क्या पूछा जाएगा। मैं इसका अलग से आपको इंफॉर्मेशन एक नई वीडियो बना के आपको दूंगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों पूरा टोटल फंडा है 200 प्रश्न, यही 200 प्रश्न है दोस्तों, इन्हीं को आपको
इन्हीं से फतेह हासिल करना है, इन्हीं से आपकी जीत होगी, यही आपका सिलेक्शन दिलवाएंगे। तो ये रहा टोटल डिटेल्स। देखना जो 200 मार्क्स है ना, इनमें 33.5% अंक लाना जरूरी है, और इसका 33.5% होता कितना है कि 67 नंबर। 200 में से 67 नंबर आप लाएंगे तो पासिंग मार्क हो जाएंगे, पासिंग मार्क ये नंबर है, पास हो जाएंगे। लेकिन क्या वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू मेरे नजर में नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो आपका सिलेक्शन होता है ना, वो तो मेरिट बेस्ड पे होता है। पिछले बार वैकेंसी में मेरिट गया था 150, शायद तक 145 से 150 के बीच गई थी। अब सुनना, हर साल वैकेंसी यूपीपीसीएल हो या यूपीआरवीएनएल हो वैकेंसी आती है। किसी कारणवश अगर वैकेंसी नहीं आई तो नेक्स्ट ईयर जरूर वैकेंसी आएगी। और जो हमारे इस आईटीआई क्षेत्र के जितने भी तुर्रम खान स्टूडेंट हैं, वो एक साल के अंदर अपने आप को इतना मजबूत बना लेते हैं, अपनी तैयारी को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि इस 200 प्रश्न को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों अब की बार देखिए, अब की बार जो कट ऑफ जाएगी 150 से प्लस में जाएगी, यानी कि 150 से अधिक जाएगी, कम तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि हर साल देखिए जो जितने भी दिग्गज स्टूडेंट हैं वो अपनी तैयारी को दोस्तों और बूस्ट कर रहे हैं, है ना। तो जो आपकी कट ऑफ है वो तो 150 से भी अधिक जाएगी। और दोस्तों टेंशन नहीं लेना है, वो हौसला आपके अंदर भी है, वो जज्बा आपके अंदर भी है, आप भी इसको क्वालिफाइड कर जाएंगे, आप घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए अगला पॉइंट इन्होंने क्या लिखा है, नेक्स्ट देखिएगा, यहां तक तो है आपकी ये डिटेल्स। अगला देखिए क्या इन्होंने लिखा है दोस्तों, यहां पे ये रही फीस के बारे में कि सॉरी फीस नहीं, ये डेट है, एग्जाम डेट, यानी कि ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने की तिथि 27 सितंबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। ये बहुत ही शुभ घड़ी है दोस्तों, शुभ घड़ी में सबसे पहले कूद कर जाना चाहिए। शादी में क्या होता है, दोस्त की शादी होती है, हमारे लिए सबसे शुभ घड़ी होती है। हम क्या करते हैं कि अपने दोस्त की शादी में हर कोई चाहता है कि भैया मेरे दोस्त की शादी है, मुझे स्टेज पे यानी कि सबसे आगे खड़े रहना है, क्योंकि वो शुभ घड़ी है। ये भी तो आपके करियर का शुभ घड़ी है। क्या इंतजार करना 19 तारीख का, शुभ घड़ी में तो पहले कूद के आगे जाइए ना, है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि आप 19 तारीख को अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 1100 से 500 फीस हो जाएगी। कोई ऐसा कुछ है भी नहीं कि आप लास्ट डेट को फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको उस कैटेगरी में सिलेक्ट किया जाएगा जो यूपी के कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको कोई फायदा मिलने वाला है नहीं तो फिर 19 का क्या इंतजार करना, 19 का कोई इंतजार नहीं करना। हर विद्यार्थी दोस्तों आप 27 को जाइए और फॉर्म अप्लाई करिए, ठीक है। और देखिए नेट बैंकिंग, अगर इसका जो फीस है ना, अगर इसका फीस दोस्तों आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऑनलाइन के माध्यम से देते हैं तो उसका भी उतना ही टाइम है जितना कि फॉर्म अप्लाई करने का टाइम है। अगला देखिए, ये तो चलिए भारतीय स्टेट चालान, इसके लिए है कितना, 2 दिन अधिक इन्होंने डेट दिया है, 21 अक्टूबर तक, क्लियर, शुल्क जमा करने के लिए चालान के द्वारा। परीक्षा की संभावित समयावधि नवंबर 2022 का चतुर्थ सप्ताह है। ध्यान से सुनना, फॉर्म कब तक अप्लाई हो रहा है, अक्टूबर, 10 अक्टूबर तक, यानी कि आपके पास जो समय है ना बहुत ही लिमिटेड टाइम है दोस्तों, बहुत ही लिमिटेड टाइम है। इसको आप उंगलियों में भी गिन सकते हैं, इतना आपके पास टाइम है। तो आपके पास इतना कम समय है तो आपको कैसे तैयारी करना है दोस्तों, यही वो वक्त है, यही वो समय है जब आपको अपने इस दिमाग का ना सही इस्तेमाल करना है कि मुझे किस प्रकार से पढ़ना है। और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से तैयारी करना है, वो कौन कौन से प्रश्न है जिनको आपको उन पर ज्यादा फोकस देना चाहिए, वो सारे पॉइंट बताऊंगा। बस इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। एक चीज दोस्तों क्लियर कर देता हूं कि मुझे लाइव आने का भी कोई ऑप्शन यूट्यूब नहीं दिया है, नहीं तो मैं लाइव आके हर डाउट को क्लियर कराता। अब आपका सपोर्ट है दोस्तों, आप जितना जल्दी चाह सकते हैं ना उतना जल्दी मैं लाइव आके पढ़ा सकता हूं। इसीलिए आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और दूसरों तक इसे पहुंचाएं ताकि हमें लाइव आने का जो सिलसिला है ना दोस्तों बहुत जल्दी मिल सके। तो देखिए आपके पास समय बहुत कम है, बहुत लिमिटेड टाइम है, आपको तैयारी जबरदस्त करना है, आपको तैयारी खतरनाक वाला करना है ताकि आप दो महीने 3 महीने के अंदर अंदर, देखिए अभी डीआरडीओ की वैकेंसी आई थी उसमें शायद तक 3 से 4 महीने का आपको टाइम मिलेगा, लेकिन यूपीपीसीएल तो बहुत कम टाइम दिया है।
लेकिन ये संभवतः है दोस्तों, ये आगे भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है, ये डेट भी आगे हो सकती है। तो आपको आगे का इंतजार नहीं करना है कि ये डेट बढ़ेगी, बढ़ेगी पक्का है ना, 100% तो श्योर नहीं है, लेकिन हर बार बढ़ता है, इस बार भी बढ़ेगा। लेकिन इसको हम संभाविता को नहीं ले सकते ना, जो हमारे पास डेट आ गया है उसी डेट को हमें लेना है। और दूसरी बात, जो एग्जाम इन्होंने संभाविता दिया है, यानी कि इनके कंट्रोल में ये है, ये वैकेंसी जो देख रहे हैं आप ना, इनके कंट्रोल में है। इनको ऐसा लगता है कि हम 2 महीने के अंदर अंदर हम वो सारे जहां जहां ये एग्जाम दिलवाएंगे उन सभी स्टेट में, यानी कि जो सेंटर है उन सभी सेंटर में ये पूरी तरह से तैयारी फिक्स कर लेंगे 2 महीने के अंतर्गत, ये पेपर भी बनवा लेंगे 2 महीने के अंतर्गत। तो ये मामला है, इनको ऐसा लगता है कि दो महीने के अंदर हम पेपर करवाने के कैपेबल हैं, इसलिए इन्होंने संभाविता एक टाइम दे दिया है। लेकिन ये टाइम बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ये टोटल दोस्तों इंफॉर्मेशन आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना ठान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों आपको बस एक ही चीज सोचना है कि जो मेरा फोकस है ना, वो केवल और केवल कहां होना चाहिए, आपके एग्जाम की तैयारी पे होना चाहिए। सब कुछ भूल जाइए कि आपके जीवन में क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बस एक ही चीज करना है, आप एक ही चीज सोचना है कि मुझे क्या करना है, कैसे तैयारी करना है। बस एक ही दोस्तों, अगर आपने ठान लिया है ना, तो पक्का आप सिलेक्ट होंगे, पक्का 100% आपकी सिलेक्शन होगी। अगर आपने ये ठान लिया है कि मुझे यूपीपीसीएल में सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन पाना है, तो आप पा सकते हैं। आप देखिए, मेंटली आप अगर अपने आप को स्ट्रांग कर लेंगे ना, तो दोस्तों आप फिजिकली हर चीज से स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर आपने मेंटली सोच लिया ना कि यार इतना कंपटीशन है, इतने कम सीट है, इतने कम पोस्ट है, कैसे होगा सिलेक्शन, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको ये सोचना ही नहीं है ना। कामयाबी ही दोस्तों स्टूडेंट की एक पहचान होती है, इस चीज को आपको कभी नहीं भूलना है। क्लियर? तो ये टोटल डिटेल्स है। अब इस वीडियो को अपने विद्यार्थियों के पास, अदर स्टूडेंटों के पास या फिर अपने दोस्तों तक इसको अधिक से अधिक संख्या में पहुंचाइए, ताकि उनको भी पता चल सके। और दोस्तों इस वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब अभी करिए, ताकि हम जो क्लास लेंगे, जो क्लास आपको देंगे सुबह 7 बजे, वो क्लास आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो ये है दोस्तों टोटल डिटेल्स जो कि आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया। तो दोस्तों एक नई जोश, एक नई उम्मीद, एक नई सोच और एक नई प्रश्न के साथ कल सुबह 7 बजे हम फिर से आपके साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का मेरा दिल से धन्यवाद है।